बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो पे। तो बिहार में एक नई वैकेंसी आ गई है, बिहार सचिवालय सहायक ऑनलाइन 2022। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे ये फॉर्म भरा जा सकता है और किन के द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा। अपडेट देंगे कि आखिरी डेट क्या है, कितना वैकेंसी है, सब कुछ देने वाले हैं। न्यूनतम एज क्या होने वाला है, मैक्सिमम एज क्या होने वाला है, फ़ी क्या लगने वाला है और सिलेबस क्या होने वाला है। फुल टू डिटेल्स होगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल 2022 नोटिफिकेशन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित किए जाने वाले तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है। अब तक जो है बिहार में स्नातक स्तरीय यह तृतीय एग्जाम होने जा रहा है और एक लंबे इंतज़ार के बाद, लंबे प्रोटेस्ट के बाद इसको फाइनली जारी कर दिया गया है। और जो भी इसमें रिक्तियां है, इसमें और भी अपडेट किया जाएगा फ्यूचर में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा और नीचे में कुल सीटों की संख्या भी दी गई है। तो कुल सीटों की संख्या, कुल पदों की संख्या 2187 है। पर इसमें साफ साफ तौर पे क्या कहा गया है आपको भी देखना चाहिए, सुनना चाहिए। उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तरीय होगी, आयोग को संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। तो स्पष्ट रूप से किया कहा गया है, तो इसमें बढ़ भी सकता है, यह कोई मतलब फिक्स नहीं है अगर किसी भी विभाग से। चलिए, तो ऑनलाइन प्रारंभ होने की जो तिथि है वह 14 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाली है। आखिरी जो डेट दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए 17 मई 2022। जी हाँ दोस्तों, 17 मई 2022 तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ न्यूनतम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि क्या न्यूनतम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए वह ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि अर्थात 17 मई तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि लगभग सभी पदों के लिए कुछ स्पेशल जो है कि अर्हता रखा गया है, योग्यता रखा गया है। जैसे कि सबसे पहले सचिवालय सहायक है, तो यह लेवल 7 का जो है जॉब है और वह विभाग का नाम है सामान्य प्रशासन विभाग। इसके लिए कोई किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक किए हैं तो आप भर सकते हैं। और इसके बाद बात कर ले तो योजना सहायक में भी वही कुछ है, स्नातक अगर किसी भी सब्जेक्ट से है तो आप भर सकते हैं। लेकिन अगर मलेरिया निरीक्षक के पदों पे चयनित होना चाहते हैं, स्वास्थ्य विभाग में चयनित होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको विज्ञान संकाय या इसके समक्ष होना जरूरी होगा। ठीक है, वही बात कर ले डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के लिए, यह वित्त विभाग में यह पोस्टेड होगा, लेवल 6 का जॉब है। इसके लिए स्नातक के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए अथवा बीसीए, बीएससी, आईटी या उसके समक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, पीजीडीसीए अथवा बीसीए होना चाहिए या बीएससी आईटी होना चाहिए। अंकेक्षक की बात कर ले तो यह जो है कार्यालय निबंधक सहयोग समिति के अंतर्गत आता है, लेवल 5 का जॉब है। और अगर आप गणित या वाणिज्य के साथ स्नातक किए हैं तो इसको आप भर सकते हैं, गणित वालों के लिए या वाणिज्य वालों यानी कॉमर्स वालों के लिए। वही अंकेक्षक निदेशालय के लिए है, लेवल 5 का जॉब है। इसमें भी वही कहा गया है कि स्नातक वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में स्नातक हो तो आप भर सकते हैं। तो कुछ सीटें जो है कुछ स्पेशल संकायों वाले के लिए आरक्षित है। तो वैसे बात कर ले कि जो सभी स्नातक वाले एलिजिबल है तो वह है क्रम संख्या 1 सचिवालय सहायक, क्रम संख्या 2 योजना सहायक के लिए। कुल बता दें कि सचिवालय सहायक में पदों की संख्या जो दिया गया है वह 1360 दिया गया है। ठीक है, और वही बात कर ले योजना सहायक में तो 125 दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है इस पदों के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो चलिए इसमें फ़ी की बात करते हैं।
फ़ी कितना लग रहा है और भी डिटेल्स जो है जो बताने योग्य होगा वह सभी बात करेंगे। देखिए, बहुत बड़ा चीज़ यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा दिया गया है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित यानी नॉन क्रीमी लेयर पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। और स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र 18B में स्वघोषणा समर्पित करना होगा। अगर आपका साल भर से पुराना यानी 1 ईयर से पुराना अगर है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको काउंसलिंग के दौरान जो है विहित प्रपत्र 18B जो है स्वघोषणा समर्पित करना पड़ेगा। वही कह रहा है, काउंसलिंग के समय अगर प्रमाण पत्र या स्वघोषणा समर्पित नहीं करते हैं तो अभ्यर्थियों का आरक्षण लाभ नहीं दिया जाएगा। वही जो जो मैरिट कन्या हैं, जो विवाहित हैं, उनके लिए स्पष्ट तौर पे क्या कहा गया है क्रीमी लेयर को लेकर कि आरक्षण का दावा करने वाली महिला, विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से होना चाहिए, नहीं एवं पता से निर्गत होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर जो होना चाहिए, अगर आप शादी हो चुका है फिर भी आपके पिता के नाम से एवं पिता के पता के नाम से ही निर्गत होना चाहिए, ना कि साफ साफ स्पष्ट बोल दिया गया ना कि उनके पति के नाम से होना चाहिए। तो ये चीज़ आप डाउट क्लियर कर लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा डाउट है रहता है, ठीक है। चलिए, फ़ी की बात कर ले, फ़ी कितना लग रहा है। तो परीक्षा शुल्क की बात करेंगे तो हम समान वर्ग और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 540 लग रहा है। वही अनुसूचित यानी SC जाति और ST जाति जो बिहार के निवासी उनको 135 रुपये लगेगा। सभी श्रेणियों के दिव्यांग जो होंगे सभी श्रेणियों के 135 लगेगा। सभी श्रेणियों की महिलाएं जो सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी होंगे उनको 135 लगेगा। और जो बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणियों के अभ्यर्थी पुरुष हो या महिला हो उनको 540 रुपये दे होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ स्पष्ट किए गए हैं। देखिए, पेमेंट का जो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, पेमेंट जो है रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 14/4/2022 से 15/5/2022 तक जमा किया जा सकता है, ठीक है। तो इस बीच जो है कि आप जमा कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आप जो है कि पास होने के लिए जो है आपका इतना जो है प्रतिशत मार्क्स आना अनिवार्य है, तभी आप जो है इसमें जो है कि न्यूनतम कहा गया है न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया गया है कुछ। और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक और चीज़ है यहाँ पे 8 नंबर में, अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे। किसी भी परिस्थिति में डुप्लिकेट द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, प्रवेश पत्र आयोग द्वारा बाद में निर्गत नहीं किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको संभाल के रखनी होगी, ठीक है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें जो है जानकारी 9 नंबर में आप देख सकते हैं कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप में होना उपलब्ध होना अनिवार्य है। तो ये सारी चीज़ जो है कि आपको निश्चिंत कर दिया है कि ये सारे चीज़ आप जो है कर लेंगे। तो आपको पहले स्पष्ट कर दिए हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17/5 है, लेकिन आप पेमेंट जो है 15/5 तक ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। और चलिए, एक चीज़ परीक्षा की प्रकृति क्या होगी इसके बारे में बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन। तो यहाँ भी यह चीज़ स्पष्ट कर दिया है कि जनसंख्या पे डिपेंड करेगा कि उनका पीटी कितने बार लिया जाएगा, मतलब उनका जो एग्ज़ाम होगा वह के जो कितने बार लिए जाएंगे।
तो मतलब कितने स्टेजों में होंगे, ये कहना चाह रहा हूँ। बिहार कर्मचारी आयोग नेवल 10 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में की जा सकती है। ठीक है, अगर 40,000 से ज़्यादा अगर इनको फॉर्म प्राप्त होता है तो जो प्रारंभिक परीक्षा है एक से अधिक चरणों में होगी। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में मतलब जो है कि मतलब कि अलग अलग फेज में होगा। ठीक है, पीटी। और जैसे कि अभी आपने रेलवे में भी देखा होगा कि एनटीपीसी का कई फेजों में एग्ज़ाम चला है, उसी प्रकार से ये कहना चाह रही है बिहार चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो यहाँ ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी बैठेंगे, जो है कि जो सीटें हैं उनके 5 गुना ही उनको मतलब कि रिजल्ट दिया जाएगा और उनको मुख्य परीक्षा के लिए जो है बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, इसके लिए यहाँ पे साफ तौर पे कह दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, कितने रहेंगे, ये सारी चीज़ बता देते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित होगा, और जिसको रीजनिंग बोलते हैं, मानसिक क्षमता जांच, ये होंगे। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जैसा कि बीपीएससी द्वारा लिया जाता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट का होगा, 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजियों के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। तो ये सारे चीज़ जो है स्पष्ट कर दिए गए हैं। और ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है सभी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। और हाँ, एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि उम्र सीमा का गणना कैसे किया जा रहा है, किस डेट पे किया जा रहा है। तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2021 के आधार पर किया जा रहा है, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हुए उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वो भी उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासन विभाग के प्रतांक 2012 दिनांक 23/1/2006 के आलेख में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो न्यूनतम जो उम्र रखा गया हुआ 21 साल है, 21 साल से नीचे। और ये जो गणना किया जा रहा है वो 1 अगस्त 2021 के आधार पर ये गणना किया जा रहा है, और इसी के आधार पर जो है आप फॉर्म भर पाएंगे। तो न्यूनतम एज जो है 21 होना चाहिए, और अधिकतम उम्र जो अनारक्षित वर्ग के पुरुष है 37 होगा, अनारक्षित वर्ग की महिला 40 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष महिला है 40 होगा, और जो SC ST पुरुष महिला है उनके लिए 42 होगा अधिकतम उम्र। तो अधिकतम ये है और न्यूनतम 21 है। इसके लिए उम्र सीमा के गणना 1 अगस्त 2021 के आधार पर किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी जो है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ और चीज़ आपको बताने योग्य चीज़ें हैं, जैसे कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का आवेदन का प्रमाण पत्र वार नंबर, तिथि तथा निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकारी का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण अंकित रहेंगे। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के पश्चात कोई समय देय नहीं होगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना अनिवार्य है। ठीक है, तो सभी जो वांछित प्रमाण पत्र है वह जो है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। तो यह स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, ये सारे चीज़ उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है फुल टू इन्फॉर्मेशन मिला हो इसके बारे में। और भी कोई डाउट अगर क्लियर करना है तो आप जो है कि कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सभी तक पहुँचे और इसका लाभ सभी ले सकें। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।